हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर एक डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो देखते हैं उसके साथ क्या होता है। समझे? तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। ठीक है, एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको हर पॉइंट पे मिलेगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल रख दिया। डाइपोल जिसका एक चार्ज का वैल्यू -q है, दूसरे का +q है और उनके बीच का डिस्टेंस 12 है। अब इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट p है, आपको पता है उसका डायरेक्शन जो है माइनस से प्लस की ओर होता है। तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल जो है वो यहाँ पे हमने थीटा ले रखा है। चलिए, थीटा एंगल पे ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बन रहा है और इस तरीके से हमने इस डाइपोल को रख दिया। अब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। डाइपोल में होते हैं चार्जेस और हम लोग को पता है कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रखोगे तो वो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इसके अंदर आपने Q चार्ज कहीं रखा हुआ है तो ये Q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अगर ये चार्ज आपका पॉजिटिव है। तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है और उस फोर्स का वैल्यू क्या होता है? पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं। अगर मान लो ये फोर्स F फील कर रहा है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन ही करते हैं F/Q। F वो फोर्स है जो ये Q चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है। स्टार्टिंग में हमने डिफाइन किया था, इसको हम लोगों ने टेस्ट चार्ज बोला था। लेकिन अगर सपोज करो Q चार्ज रखा हुआ है, मैं Q0 नहीं रख रहा हूँ यहाँ पे, Q चार्ज रखा हुआ है, तो अगर वो फोर्स F एक्सपीरियंस कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू F/Q होगा, तो F का वैल्यू Q × E हो जाएगा। तो ये अब ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज Q × E इतना फोर्स एक्सपीरियंस करता है। पॉजिटिव चार्ज को फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा और नेगेटिव चार्ज को फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आगे की ओर है, दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो QE फोर्स इसको लगेगा आगे की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, Q × E इतना फोर्स, और F लिख देते हैं, F = Q × E। और सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इसको लगेगा पीछे की ओर, F = Q × E। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना और डायरेक्शन में एरो से बता रहा हूँ। और देखो, इनके बीच में अट्रैक्शन है और ये जो बॉडी है, ये जो डाइपोल है आपका, ये इस तरीके से फिक्स है यहाँ पे। अब इस डाइपोल, क्योंकि दोनों चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होते हैं एंड दे आर हेल्ड एट देयर पोजीशंस, ये अपने पोजीशंस पे इस तरीके से किसी रीजन के वजह से आपके फिक्स हैं। तो अब इस डाइपोल पर जब फोर्स लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज इस तरह से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस कर रहा है, तो यहाँ पे एक धक्का लगा, यहाँ पे एक धक्का लगा, इससे आपका ये डाइपोल रोटेट होने लग जाता है और रोटेट होते होते खुद को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। अब कोई चीज़ अगर रेस्ट पे है और अगर वो रोटेट हो रहा है तो ये तभी हो सकता है जब उसके ऊपर लगता है टॉर्क, क्योंकि टॉर्क बॉडी को रोटेट करती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी डाइपोल को डालते हो तो डाइपोल एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है और वो घूमने लग जाता है। राइट? कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करते हैं ये टॉर्क तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरी बात ये है कि इस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स आप देख सकते हो इस डाइपोल पे लग रहा है। तो अगर मान लो आपके पास डाइपोल है +- ये डाइपोल है, हमने इस पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाया। अब ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, जिसके वजह से टोटल फोर्स डाइपोल पे जो लगता है वो 0 लगता है और डाइपोल का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा आगे पीछे, इसका कोई ट्रांसलेशनल मोशन या फिर लीनियर मोशन नहीं होगा। अपने जगह से ये जो है वो घूमेगा, अपनी जगह से ये डिस्प्लेस नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अपनी जगह पे वो घूमने लगेगा और घूमने का रीज़न ये है कि इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है। तो बॉडी पे जब टॉर्क लगता है तो घूमता है, तो बॉडी पे लगेगा टॉर्क, लेकिन नेट फोर्स, क्योंकि बॉडी बोल रहा हूँ मैं, डाइपोल है, डाइपोल पे लगेगा टॉर्क, और क्योंकि डाइपोल पे नेट फोर्स 0 है इसीलिए आपका डाइपोल का कोई एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा अगर वो रेस्ट पे आपने रखा है तो। चलिए, तो नेट फोर्स डाइपोल पे 0 होगा अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म है इसलिए यहाँ पे और यहाँ पर फोर्स का वैल्यू सेम है और नेट फोर्स 0 हो जाएगा।
अब इस पर टॉर्क कितना लग रहा है ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला हमने देखा था रोटेशनल मोशन वाली केस में, आर क्रॉस एफ होता है, दैट इज इक्वल टू आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे टॉर्क होता क्या है। जैसे अगर मान लो कोई बॉडी है, उस बॉडी, अगर वो बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट घूम रही है, मान लो इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, यहाँ पे एक्सिस है ना, जैसे इसको हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है और ये एक्सिस है रोटेशन का, और आप यहाँ पर फोर्स लगा रहे हो, तो मान लो इस डायरेक्शन में आप कोई फोर्स लगा रहे हो, राइट, ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है और इस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, तो बॉडी घूमने लगेगा, तो बॉडी पे टॉर्क लगेगा। टॉर्क को कैलकुलेट कैसे करते हो? आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा, जहाँ पे एफ फोर्स का मैग्नीट्यूड है, आर एक्सिस से उस फोर्स का पोजीशन वेक्टर है, दिस इज आर, और आर और एफ के बीच का एंगल थीटा ये है। इस तरह से टॉर्क कैलकुलेट किया जाता है। खैर इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आपके बॉडी पर कपल एग्जर्ट हो रहा है, कपल का मतलब होता है कि अगर बॉडी पर दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस अगर एक्ट करें, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस मतलब दो सेम फोर्स अगर बॉडी पर एक्ट करता है और दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब दोनों फोर्सेस जो है ये इक्वल एंड ऑपोजिट है, मतलब दो पैरेलल लाइंस के अलॉन्ग ही फोर्सेस लग रहे हैं, उनके बीच का आप एक काम करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। अब ये दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस जब किसी बॉडी पर लगता है तो हम बोलते हैं कि बॉडी पर कपल एक्ट कर रहा है या फिर बॉडी पर कपल लग रहा है। इस कपल की वजह से बॉडी पर टॉर्क लगेगा और बॉडी घूमने लग जाएगा। कपल की वजह से टॉर्क कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है, आप एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो और दोनों फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दो, बस सीधा टॉर्क निकल आएगा। तो आप देखोगे डाइपोल पे भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रहा है, इसके वजह से होगा क्या बताओ? इसके वजह से इस पर कपल एक्ट करेगा, और कपल एक्ट करेगा तो टॉर्क निकालने का सिंपल तरीका है, आप इसको, हम इस फॉर्मूले को भूल जाते हैं। टॉर्क ड्यू टू कपल इज, कोई एक फोर्स ले लो और दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दे तो आपको टॉर्क आ जाएगा। चलो फोर्स का वैल्यू तो हम लोग को पता है Q इंटू ई होता है, लेकिन उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा ये हम चेक करते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक करने के लिए दोनों फोर्स किस लाइन पर लग रहा है पहले वो चेक कर लो। ये तुम्हारी लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इसका, ये दूसरे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इन दोनों लाइंस के बीच में आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना है और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका ये होगा, यही आपका S है, समझे? चलिए अब ये डिस्टेंस S है, ये डिस्टेंस 2L है और ये एंगल थीटा है, राइट? तो आपको S पता करना है, S क्या होगा, तो मैं साइड में S पता कर लेता हूँ ना। इस ट्राइंगल में मुझे एक बात बताओ, अगर ये एंगल थीटा है, 12 हाइपोटेनस है और थीटा के ऑपोजिट साइड में आपका S है, दैट इज परपेंडिकुलर, तो आप मुझे साइन थीटा कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा ऑपोजिट आपके पास जो है परपेंडिकुलर S अपॉन हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे 12 है, तो यहाँ से आप देख सकते हो S का वैल्यू 12 इंटू साइन थीटा आ जाएगा बस यही S का वैल्यू उठा के यहाँ पे लिख दो तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू साइन थीटा। अब से इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि Q इंटू 12 मैं साथ में ले लेता हूँ इंटू E इंटू साइन थीटा, और आपको पता है Q इंटू 12 क्या होता है? डाइपोल मोमेंट P का वैल्यू होता है Q इंटू 12, सो वी कैन सिंपली राइट ओवर हियर P इंटू E इंटू साइन थीटा। तो बस यही टॉर्क का आपका फॉर्मूला आ गया, P इंटू E इंटू साइन थीटा। P डाइपोल मोमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड, और साइन थीटा में जो थीटा है वो P और E के बीच में जो एंगल आ रहा है वो एंगल। इस तरीके से आप टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हो, समझ गए? टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, P भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और E भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब आप दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको तीसरा वेक्टर क्वांटिटी टॉर्क मिल रहा है। जब हम दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिजल्ट मिलता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसका मतलब हम बोलते हैं कि ये जो आपका रिजल्टेंट है वो इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट है। और हम इसको वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। P और E का वेक्टर प्रोडक्ट आपका टॉर्क है, मतलब P वेक्टर है E वेक्टर है, दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट लोगे तो आपको टॉर्क मिल जाएगा।
और आप जानते हो कि वेक्टर प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ दी वेक्टर्स। तो बस यही पी साइन थीटा मैग्नीट्यूड हो गया और वेक्टर के फॉर्म में आपको टॉर्क मिल गया पी क्रॉस ई। अब आप पी और ई का डायरेक्शंस तो जानते ही हो, पी क्रॉस ई के डायरेक्शन में आपको टॉर्क का डायरेक्शन मिल जाएगा। अब पी क्रॉस ई दैट इज टॉर्क का डायरेक्शन कैसे होगा, तो ये डायरेक्शन जो है वो राइट हैंड थंब रूल से दिया जाता है, ये आप लोग को पता है ना। राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से आपको करना क्या है कि आपकी उंगलियां पहले वेक्टर के डायरेक्शन में रखनी है और उसको घुमा के दूसरे वेक्टर की तरफ लाना है। तो जो थंब होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन दिखाएगा। ये आप पढ़ चुके क्रॉस प्रोडक्ट में। जैसे मान लो कि आपका वेक्टर ए यहाँ पे है, वेक्टर बी यहाँ पे है और आप चाहते हो कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कहाँ है, ये क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कहाँ आएगा। तो सिंपल सी बात है कि आपको अपनी उंगलियां ए के डायरेक्शन पहले वेक्टर के डायरेक्शन में रखनी है और उसके बाद आपको उसको घुमा के दूसरे वेक्टर की तरफ ले जाना है। पर ध्यान रहे कि घुमाते समय छोटा एंगल कवर करना है। कहीं ऐसी उंगली रख के उसको पीछे से घुमा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पीछे एंगल बड़ा है। हमेशा याद रखना कि रोटेशन छोटे एंगल की तरफ ही होगा। तो अगर ए को आप घुमा के बी की ओर ले जाओगे तो थंब का डायरेक्शन बाहर की ओर आ रहा है, इसका मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कहाँ होगा, बाहर की ओर। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बी क्रॉस ए का डायरेक्शन कहाँ होगा, तो उंगलियां आपको बी के पास रखनी है और ऐसे नहीं घुमाना है, क्योंकि फिर तो आप बड़े एंगल से घुमा रहे हो। आपका एंगल जिससे घुमा रहे हो आप बी को ए की तरफ लेके जाना है, वो एंगल छोटा होना चाहिए। तो आपको उंगलियों को अब ऐसे रखना होगा बी की तरफ। अब बी से ए की ओर छोटे एंगल से आप जब घुमाते हो तो थंब का डायरेक्शन अंदर चला जाता है। इसका मतलब ये कि बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर होगा। समझ गए। तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे भी टॉर्क का डायरेक्शन जो है वो पी क्रॉस ई के डायरेक्शन में होगा। तो पी क्रॉस ई का डायरेक्शन कैसे पता करोगे, अपनी उंगलियां पी की तरफ ले जाओ और उसको घुमा के ई की ओर ले आना है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम देखो क्या है, आपका जो पी है ये ऊपर की ओर है, मैं यहाँ बना लेता हूँ, ये आपका पी है, देख रहे हो ऊपर की ओर, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सामने सामने जा रहा है, उनके बीच एंगल थीटा है। तो हमको छोटे एंगल की तरफ घुमाना है, ऐसे नहीं घुमा सकते, तो आपको उंगलियां रखनी पड़ेंगी ऐसे, ठीक है। अब पी की तरफ उंगलियां हैं, उसको घुमा के जब ई के पास ले जाओगे तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर थंब अंदर जा रहा है, मतलब पी क्रॉस ई का डायरेक्शन अंदर की ओर है। दैट मीन्स टॉर्क का डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर है। समझ गए। तो इस तरह से टॉर्क का डायरेक्शन आपको राइट हैंड थंब रूल द्वारा मिल जाएगा। खैर टॉर्क का यूनिट तो आप जानते ही हो, ये सब हम पढ़ चुके हैं। टॉर्क का यूनिट जो होगा वो ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा। डायमेंशंस भी हम निकाल चुके हैं कई बार इसका, m1 l2 t-2। तो ये सारी चीज़ें आप खुद भी कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट टॉर्क। तो एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर मान लो आपका डायपोल किसी यूनिफॉर्म, मतलब जहाँ पे हर जगह पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा है तो उस पर टोटल कोई फोर्स तो नहीं लगता, लेकिन उसके ऊपर टॉर्क लगता है जिसकी वजह से वो घूमना शुरू कर देता है। समझ गए। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं इसको हटा देता हूँ, अगर ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म रहा तब क्या होगा। नॉन यूनिफॉर्म मतलब अलग अलग पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग होगा, तब क्या होगा। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे ऊपर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही स्ट्रांग है और नीचे की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। स्ट्रांग है मतलब लाइंस ऑफ फोर्स जो होंगे वो काफ़ी नज़दीक होंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक है। डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शंस आपका जो टॉर्क का वैल्यू है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसे केस में इसके अंदर डाइपोल पे नेट फोर्स भी लगेगा टॉर्क के साथ। अब देखो नेट फोर्स कैसे लगेगा, मान लो ये F1 है, ये Q1 इंटू E1 हो जाएगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है इस बार अब, ठीक है। और ये Q2 है, ये सॉरी F2 है, दैट इज Q इंटू E2। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे कि F1 इज ग्रेटर देन F2, तो नेट फोर्स इस पर क्या लगेगा, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू F1 माइनस F2,
क्योंकि दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो नेट फोर्स F1 माइनस F2 लगेगा, और ये नेट फोर्स आगे के डायरेक्शन में होगा क्योंकि F1 बड़ा है। तो आपका डाइपोल जो है वो आगे भागने लगेगा इस नेट फोर्स की वजह से। अच्छा, फोर्स की वजह से वो आगे भागने लगेगा, आगे की ओर उसका एक्सेलरेशन होगा। दूसरी बात ये, इसके ऊपर टॉर्क भी लगेगा, क्योंकि अगर मान लो ये हम मान लेते हैं इसका जो एक्सिस है ये बीच में अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ये, तो अगर ये अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो इस पर टॉर्क भी लगेगा। अब ये टॉर्क कैसे लगेगा बताओ। अब हम टॉर्क जो है इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करेंगे। कैसे करोगे देखो, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन सेम है हर जगह पे, स्ट्रेट आगे जा रहा है, और अलग अलग सिचुएशन में ये चीज़ अलग अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखो इस लाइन को, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना O, यहाँ से यहाँ तक फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा है, तो आपका फोर्स का डायरेक्शन देखो आगे की ओर है, ये भी हटा देता हूँ मैं। अब R जो है वो हम हमेशा एक्सिस से लेते हैं, जब टॉर्क कैलकुलेट करते हो तो उसमें RF साइन थीटा होता है ना, तो यहाँ पे फोर्स और R हम हमेशा एक्सिस से फोर्स तक लेते हैं। तो एक्सिस से फोर्स तक का जो R है वो एक्चुअली में आपका L ही है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L है। तो इस केस में R की जगह पे क्या आ जाएगा बताओ, L आ जाएगा। हम इस फोर्स की वजह से फिलहाल टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, तो L आ जाएगा इंटू F1 आ जाएगा इंटू साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा तो देखो सेम होगा, ये आपका आगे तुम कंटिन्यू करोगे तो ये आपका R का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, F का डायरेक्शन यहाँ पे है, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल से थीटा ही हो जाएगा, तो L इंटू F1 साइन थीटा हो जाएगा। ये टॉर्क जो है ये फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है। अच्छा, दूसरा टॉर्क यहाँ पे आपको दूसरे फोर्स की वजह से लग रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसी पॉइंट के बाद अगर हम टॉर्क कैलकुलेट करें, टॉर्क 2, तो देखो आपका R यहाँ पे भी L ही है, फोर्स F2 हो जाएगा, एंड अगेन ये R का डायरेक्शन आगे की ओर जाएगा, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो R और F के बीच में एंगल फिर से क्या बना, थीटा बना, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। अब बॉडी पर टोटल टॉर्क क्या लगेगा, टोटल टॉर्क दोनों को ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, इसके पहले आपको देखना होगा कि क्या दोनों टॉर्क का डायरेक्शन सेम है, क्या दोनों टॉर्क इस डाइपोल को सेम डायरेक्शन में घुमा रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहा है, चेक कर लेते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि जहां पे आपका एक्सिस है उस पॉइंट को आप पकड़ लो, ऐसे ये एक्सिस है बीच में, आपने पकड़ लिया। अब देखो ये फोर्स F1 जो है उसको इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं तो आपका डाइपोल कहाँ घूम रहा है, इस डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। अच्छा, अब दूसरे टॉर्क को देखते हैं, मतलब ये वाला जो टॉर्क है F1 द्वारा जो टॉर्क लग रहा है टॉर्क 1, वो उसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है डाइपोल को। अब हम देखते हैं कि ये जो फोर्स F2 यहाँ लग रहा है ये इसको कहाँ घुमाएगा। अब ये भी देखो क्लॉकवाइज ही घुमा रहा है, ये फोर्स लगाओगे तो इसका मतलब जो दूसरा टॉर्क है टॉर्क 2 जो कि F2 की वजह से लग रहा है, ये भी उसको क्लॉकवाइज ही घुमा रहा है। अब क्योंकि दोनों क्लॉकवाइज ही घुमा रहे हैं तो दोनों टॉर्क का डायरेक्शन सेम हो जाएगा और दोनों टॉर्क आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। तो अब इस बार जो टोटल टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा बताओ टॉर्क 1 का वैल्यू L इंटू F1 साइन थीटा प्लस L इंटू F2 साइन थीटा, राइट। नाउ दैट विल बी इक्वल टू L कॉमन ले लो, साइन थीटा कॉमन ले लो, L इंटू F1 प्लस F2 इंटू साइन थीटा। दिस इज द टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, समझे। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म कुछ और तरीके से हो, कंडीशंस कुछ और हो, तो हम इसी तरीके से टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। बस कहने वाली बात ये थी, यहाँ पे नोट डाउन करने वाली बात ये थी कि अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मतलब हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ना हो, तो आपके फोर्सेस यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होंगे। ऐसे केस में क्या होगा कि आप पर बॉडी पर टोटल टॉर्क तो कुछ ना कुछ लगेगा ही, तो बॉडी आपका घूमेगा, साथ ही साथ नेट फोर्स भी लगेगा, इससे बॉडी आपका भागेगा भी जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स रहेगा। तो इसका मतलब आपका बॉडी बोल रहा हूँ मैं, एक्चुअली बॉडी मतलब डाइपोल की बात कर रहा हूँ। तो आपका डाइपोल घूम तो रही है क्योंकि उसके ऊपर टॉर्क लग रहा है, साथ साथ घूमने के साथ साथ वो भाग भी रहा है, एक्सेलरेट भी कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर नेट फोर्स भी लग रहा है, समझे। अब इसी चीज़ से, इसी कॉन्सेप्ट से हम क्या कर सकते हैं, एक
एक्सपेरिमेंट है जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि उसका आपका ऑब्जर्वेशन वैसा क्यों आ रहा है। जैसे एक क्वेश्चन होता है हमारे दिमाग में कि जब हम लोग एक स्केल लेते हैं या फिर एक कोम जो होता है, कंघी होता है, उसको अगर आप अपने सर पे घिसोगे, घिसने के बाद छोटे छोटे पेपर के टुकड़े के सामने रखोगे तो छोटे छोटे पेपर के टुकड़े उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। मतलब कोम जो होता है उस छोटे छोटे पेपर के टुकड़े को अट्रैक्ट कर लेता है। अब देखो यहाँ पे कोम जो है, कोम का तो चलो हमको समझ में आता है, कोम को हमने घिसा जिसके वजह से ये चार्ज हो गया, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो मान लेते हैं इसके ऊपर फिलहाल पॉजिटिव चार्ज आ गया, चलो ये तो चार्ज्ड है। लेकिन ये पेपर के टुकड़े को कैसे अट्रैक्ट कर ले रहा है, क्योंकि पेपर का जो टुकड़ा है वो तो अपने आप में न्यूट्रल है ना, ये तो अभी तक चार्जिंग इसकी हुई नहीं है, ये तो वैसा का वैसा रखा हुआ है। तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को ये कोम भले ही चार्ज हो अट्रैक्ट कैसे कर सकता है? अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो ये भी तो चार्ज होना चाहिए, तो फिर ये अट्रैक्शन कैसे हो रहा है? यहाँ पे देखो रीज़न क्या है इसका। इस पेपर के टुकड़े में होता क्या है, इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस इक्वल अमाउंट में है और इसके वजह से ये जो पेपर के टुकड़े हैं ये अपने आप में न्यूट्रल हैं। लेकिन जब आप चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज कोम इसके सामने लाते हो तो इस पेपर के टुकड़े को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ जूम करके ताकि आप समझ पाओ। इस पेपर के टुकड़े में जो चार्जेस होते हैं उसमें नेगेटिव चार्जेस ऊपर की ओर आ जाते हैं अट्रैक्ट होकर इससे, समझे? और पॉजिटिव चार्जेस जो है वो नीचे की ओर धकेल दिया जाता है। ये सारे के सारे पेपर्स में ऐसा ही होता है, उसमें जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं वो अपने आप में सेपरेट हो जाते हैं इस तरीके से और इनके बीच में गैप आ जाता है। तो इन शॉर्ट आप ऐसे समझ लो कि ऊपर की ओर नेगेटिव चार्ज और नीचे की ओर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये पेपर का टुकड़ा अपने आप में एक डाइपोल बन जाता है। और हर एक पेपर का टुकड़ा अपने आप में एक डाइपोल बन चुका है, जहाँ पे पॉजिटिव ऊपर है, नेगेटिव ऊपर है और पॉजिटिव ऊपर हो गया है अगर आपने पॉजिटिवली चार्ज कोम इसके सामने लाया तो। अब ध्यान से देखना कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इससे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि चार्जेस आपको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि देखो ये इनफाइनाइट कोम तो है नहीं, आपका इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से जाएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म नहीं होगा। इसका मतलब कोम्ब के जो चार्जेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। आप ध्यान से देखो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका डाइपोल रखा हुआ है, क्योंकि पेपर के टुकड़े तो अब डाइपोल बन चुके हैं। डाइपोल जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो एक तो वो घूमेगा, ठीक है, वो टॉर्क महसूस करेगा। दूसरी बात यह है कि उस पर नेट फोर्स भी लगता है क्योंकि वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। अब नेट फोर्स देखो किस डायरेक्शन में लगेगा, जैसे ये नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से नज़दीक है तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, समझे? दिस इज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज को ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, पर पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इससे दूर है तो पॉजिटिव चार्ज का फोर्स कम होगा, रिपल्शन का फोर्स कम होगा। अब इस डाइपोल पे अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, रिपल्शन कम लग रहा है, तो इस डाइपोल पर रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की ओर होगा और वो रिजल्टेंट फोर्स अट्रैक्शन का होगा, जिसके वजह से ये डाइपोल इसके पास जाके चिपक जाएगा। डाइपोल कहने का मतलब है कि आपका पेपर का टुकड़ा, और पेपर के टुकड़े पे रिजल्टेंट फोर्स क्योंकि अट्रैक्शन का लग रहा है ऊपर की ओर तो ये जाके चिपक जाता है। इस रीज़न की वजह से आपका जो पेपर का टुकड़ा होता है वो न्यूट्रल होने के बावजूद कोम से जाके चिपक जाता है। समझ गए? तो ये था आपका आंसर इस क्वेश्चन का, और फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू।